नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन चौपाल में। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में। इस केंद्र पर बहुत तरह की इकाइयां हैं, बहुत तरह की ट्रेनिंग्स किसान भाइयों को दी जाती हैं ताकि वह सीख सकें, नई नई तकनीकी से अवगत हो सकें और अपनी खेती को उन्नत कर सकें। हमारे साथ आज यहाँ बहुत सारे किसान भाई मौजूद हैं। साथ में आप देखेंगे कि बहुत सारे युवा किसान हैं, साथ में या फिर किसान परिवारों से जुड़े युवा हैं। ये हमें बताता है कि आज का जो युवा है भाई खेती की तरफ बढ़ रहा है। तो इन्हीं युवाओं से, इन्हीं किसान भाइयों से आज हम चर्चा करेंगे। आप बैनर पर देख सकते हैं किसान संगोष्ठी का भी हम आयोजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के एक्सपर्ट हैं उनका परिचय लेते हैं। सर, मैं डॉक्टर जी.आर. अम्बावतिया, प्रधान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर। मैं डॉक्टर एस.एस. धाकड़, वैज्ञानिक, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में ही पदस्थ हूँ। मैं डॉक्टर डी.के. तिवारी, सस्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर। डॉक्टर मुकेश सिंह, कृषि विस्तार वैज्ञानिक हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर। नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर गायत्री वर्मा, कृषि वैज्ञानिक, गृह विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में पदस्थ हूँ। नमस्कार, मैं गोपाल पंवार, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी पारिजात से हूँ और मैं भोपाल में पदस्थ हूँ, जो कि मध्य प्रदेश में जितनी भी फसलें होती हैं उनके अंतर्गत जो भी दवाइयों और खाद इनकी जानकारी मैं पारिजात में देता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मान सिंह सिसोदिया है और मैं पारिजात कंपनी में एज ए जोनल मैनेजर काम करता हूं और मध्य प्रदेश पूरा देखता हूं। इसमें पारिजात जो कि एक बहुअंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, इसमें हम लोग किसान को उसकी फसल की शुरुआत से लेकर तो आखिरी तक जो भी समस्याएं आते हैं उसके समाधान के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती का महत्व समझ रहे हैं। इसके साथ ही बीजोपचार जैसी महत्वपूर्ण जो पहल है उसके बारे में भी वो प्रश्न कर रहे हैं। और किसान भाइयों की तरफ चलते हैं, युवा किसान की तरफ। उनका क्या प्रश्न है? सर, अपना नाम और पता। मैं अमृतलाल परमार, मक्सी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि हरे चारे में नई वैरायटी कौन सी जिससे पशु ज़्यादा दूध दे सके? जी, तो पशुओं के भोजन को लेकर एक और प्रश्न है सर। नमस्कार किसान भाइयों, वास्तव में हमारे शाजापुर ज़िले में पशुओं की संख्या काफ़ी है और दुधारू पशुओं के लिए जब तक हरा चारा नहीं मिलेगा दूध का उत्पादन बढ़ नहीं पाएगा। तो हमारे किसान भाई का ये है कि कौन सी चारे की अच्छी किस्में हैं। वैसे चारे की बहुवर्षीय किस्में भी होती है, जातियाँ होती है, और कुछ चारा ऐसा होता है सीजनेबल होता है, ये एक सीज़न में कंप्लीट हो जाता है। हमारे शाजापुर ज़िले में बरसीम हमारे किसान भाई जानते हैं। बरसीम के अलावा किसान भाई लूसन को भी आराम से हरे चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ थोड़ी सी पानी की दिक्कत है शाजापुर ज़िले में, तो कुछ हरा चारा ऐसा, कुछ जाति ऐसी है जैसे नेपियर ग्रास हमारे ज़िले में हो रही है। नेपियर ग्रास अगर एक बार आपने लगा ली तो वो हमको 5 साल तक बहुत अच्छा हरा चारे का उत्पादन देगी। तो हम कोशिश करें कि कुछ तो सीजनल वाली फसलें लगाएं और कुछ ऐसी फसलें लगाएं जो बहुवर्षीय चलती रहे। एक बार लगा दो और हमें 3 से 4 वर्ष तक हरा चारा मिलता रहे। और किसान भाइयों से जानते हैं कि किसान भाई क्या पूछना चाहते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए और किस जगह से हैं, किस गाँव से हैं? मैं आदित्य पाटीदार, ग्राम गुलाना, जिला शाजापुर से हूँ और मैं यहाँ पे 25 दिवसीय मशरूम ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मशरूम के मार्केटिंग कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न हमारे युवा ने किया है कि मशरूम की खेती कैसे की जा सकती है और उसके द्वारा हम कैसे मार्केटिंग करके और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मशरूम की ट्रेनिंग हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में 4 तारीख से स्टार्ट हुई है, जो कि लगभग 30 मार्च तक चलेगी। लगभग 25 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है स्किल इंडिया की ओर से रखा गया है। तो इसमें मशरूम के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी के साथ साथ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और मार्केट से लिंकेज करने के लिए भी पूरी जानकारी दी जाएगी। उनका प्रश्न है कि हम मशरूम को कैसे उगा करके उसकी मार्केटिंग करें। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। मशरूम जो है वो बहुत अच्छी एक सब्जी के रूप में उपयोग किया जा सकता है और इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे ढिंगरी मशरूम कहा जाता है, कहीं पर इसे कुकुरमुत्ता कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन हम जिस मशरूम की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च करके इसे प्रयोगशाला में इसके बीज तैयार किए जाते हैं जिसे स्पॉन कहा जाता है और उसी को हम
तैयार करके बहुत ही कम लागत में इस्तेमाल करके हम अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। मशरूम क्योंकि अभी हमारे वर्तमान समय में हमारे ज़िले में फूड हैबिट में नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे किसान हैं वो चाहते हैं कि इसका प्रसंस्करण हो, तो हम इसी मशरूम को सुखा करके इसको ड्राई करके भी बेच सकते हैं। यही मशरूम जो ड्राई की हुई मशरूम रहती है, हम इसको सूर्य के प्रकाश में सुखा करके आसानी से 400 से 500 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा सकता है। साथ ही साथ मशरूम के और भी कई सारे अन्य खाद्य पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं, जैसे मशरूम का अचार है, मशरूम के पापड़ है, मशरूम की बड़ी है। इन सब चीज़ों को तैयार किया जा करके यदि उसको मार्केट में बेचा जाता है तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मशरूम जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। और वर्तमान समय में जो प्रोटीन की जो समस्या हमारे देश में विद्यमान है, कुपोषण की, उसको दूर किए जाने में भी मशरूम जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। और उसके साथ ही साथ इसको रोजगार का साधन बना करके हमारे युवा हैं वो ग्रामीण स्तर पे ही कृषि के साथ साथ में अतिरिक्त आय का साधन भी बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ और भी युवा किसान जुड़े हुए हैं। सर, अपना नाम बताइए, साथ में आप किस गांव से हैं? सर, मेरा नाम बलराम शर्मा है, ग्राम कुडाना, जिला शाजापुर। सबसे पहले सभी किसान वैज्ञानिकों को मेरा नमस्कार। सर, हमारे द्वारा जैविक खेती की जाती है, 10 एकड़ में जैविक खेती होती है सर, बट साथ में रासायनिक खेती भी होती है। तो रासायनिक खेती करते हैं तो कीटनाशकों का जो हम प्रयोग करते हैं तो उस समय किस तरह की हम सावधानी रख सकते हैं सर? जी, कीटनाशकों के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां हमारे किसान भाई रखें? सर, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। जी नमस्कार। जैसा कि जो क्वेश्चन है कि सावधानियाँ क्या क्या रखना चाहिए, सावधानियाँ जब भी हम दवाई या पेस्टिसाइड उपयोग करते हैं तो बहुत सी सावधानियाँ हैं, लेकिन अगर मैं आपसे एक कम समय में 2-3 चीज़ें बताना चाहूँ तो जब भी आप उपयोग करें, हर दवाई के पीछे एक कलर होता है, ट्रायंगल में बना होता है, लाल, पीला, नीला और हरा। आप जितने भी हमारे किसान भाई हैं, मैं आपसे जब भी आप दवाई का चुनाव करें तो कोशिश करें कि उस दवाई के पीछे हरा कलर का निशान हो, क्योंकि ये हमारे जो मित्र कीट होते हैं फसलों में उनको नहीं मारती। साथ में जब आप उपयोग करें दवाई का, जब आप घोल बनाएं, किसी भी दवाई को उपयोग करने से पहले उसका घोल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप उपयोग करते हैं, जब भी फसल में आप उपयोग करते हैं तो 3 से 4 प्रकार की दवाइयाँ आप उपयोग करते हैं एक साथ में, अलग अलग बीमारी के लिए, कीट के लिए और आपकी फसल के उत्पादन बढ़ाने के लिए। जब भी आप घोल बनाएं, यदि आप 3 दवाइयों का घोल बना रहे हैं तो 3 अलग अलग कंटेनर या बाल्टी में इसका घोल बनाएं। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से घोल बनेगा, उसके बाद आपका जो टैंक है जिससे आप स्प्रे करेंगे उसमें मिक्स करें। स्प्रे करने के पहले आप ये सावधानी ज़रूर रखें कि आप जो दवाई स्प्रे कर रहे हैं उस दवाई का घोल प्रॉपर बना हो। बाल्टी में से दवाई जब आप टैंक में डालेंगे उसको आप हिला के प्रॉपर डालें। और दवाई डालने के समय किसान के लिए सावधानी ये है कि साथ में जो भी मास्क है वो लगाएं, ग्लव्स पहने, हमारे हाथ के मोजे, चश्मे लगाएं। ये चीज़ों का उपयोग करें ताकि उस दवाई की यदि कोई साइड इफ़ेक्ट है तो वो हमारे शरीर पे ना जाए। दूसरी चीज़, जब भी आप दवाई का उपयोग कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की नशीली जैसे तंबाकू, सिगरेट, इनका सेवन ना करें। जब आप खाना खा रहे हैं तो सही तरीके से आपका हाथ साफ़ होना चाहिए, शरीर साफ़ होना चाहिए, जिससे कि वो केमिकल कहीं आपके हाथों के द्वारा शरीर में ना जाए। इसके अलावा अब और हम किसान भाइयों की तरफ चलते हैं और जानना चाहेंगे कि सर, अपना नाम बताइए, साथ में आप किस गांव से? मेरा नाम अनिल कुमार मालविया, सन ऑफ सरदार सिंह मालविया। मैं ग्राम सुंदर सी, जिला शाजापुर का निवासी हूँ। मैं जो भी अभी खेती चल रही है, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, गेहूँ और समस्त खेतियों के अलावा कुछ नई फसलों की भी खेती करता हूँ, जैसे औषधि फसलें। तो औषधि फसलों में सर मैंने तुलसी की खेती करी, उसके बाद नेक्स्ट कलौंजी की खेती करी, बीच में किनोवा, एक किनोवा की फसल आती है जो फास्ट फूड बोलते हैं शायद, या सुपर फूड बोलते कुछ भी है, हाँ, उसकी भी करी, जिसमें अच्छा लाभ मिला। मैं सर अभी ये चाहता हूँ कि हमारे मतलब क्षेत्र में, शाजापुर ज़िले में या आसपास के क्षेत्र में और कौन कौन सी औषधियों की फसलें की जा सकती है जिससे हम किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। मैं अमृत जी सर से ये जानकारी जानना चाहता हूँ। अश्वगंधा सबसे अच्छी औषधि फसल हो सकती है। किसान भाई, हल्दी बहुत अच्छा विकल्प है जो मसाले के रूप में भी काम आती है और औषधि उसकी वैल्यू भी है, जो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है और आयुर्वेद में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ये ऐसी फसल है कि अगर पानी कम भी गिरे, कोई रासायनिक खाद या
की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार के कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है। तो काल में एक ऐसी कम खर्चीली फसल है, वो किसान भाई उसकी खेती करे तो उससे भी हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। परंपरागत खेती में उतना मुनाफा नहीं हो रहा है और लागत ज़्यादा है, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को नई खेती की तरफ बढ़ना ही होगा। इसके अलावा और हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं, तो सर अपना परिचय और साथ में अपना प्रश्न आप क्या पूछना चाहेंगे? सर महेंद्र सिंह गुर्जर बोल रहा हूँ जी। सर ने मुझे बताया था मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में। अच्छा काफ़ी समझ में भी आया, पर हम ऐसा चाहते कि एक बार वहाँ पे हमको ट्रेनिंग करा दी जाए, वहाँ पे ले जाके तो हम अच्छे से समझ सके उसको, वो कर सकें। तो किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन एक और नई प्रकार की खेती है और मधुमक्खियों का तो जो फसलों का परागण है उसमें भी बहुत योगदान रहता है। ऐसे में डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं उनका मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न अभी पूछा है हमारे किसान भाई ने। मधुमक्खी पालन हमारे शाजापुर ज़िले में इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि इससे मिलती जुलती जो फसलें हैं, जैसे हमारे शाजापुर में सरसों की फसल है, धनिया की फसल है, या करीब में हम देखेंगे तो कई एक ऐसी फसलें हैं जिन पे मधुमक्खी पालन हमारे यहाँ शाजापुर ज़िले में बहुत सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यदि किसी किसान के पास ज़मीन नहीं है, ऐसी स्थिति में भी बिना ज़मीन के भी हमारा किसान है वो इस कृषि से संबंधित जो उद्योग है वो मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र में समय समय पर प्रशिक्षण देते रहते हैं। यदि कोई किसान फिर भी यदि कोई इंटरेस्ट लेके करता है तो हम उनको डेमो के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना में वहाँ पे जो प्रशिक्षण होते रहते हैं वहाँ का विजिट करा के भी हम उनको जागरूक कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन एक इतना अच्छा है जो हमारी खेती से संबंधित है। जिस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन होता है वहाँ का उत्पादन है 5 से 10% परागण के माध्यम से बढ़ जाता है। कुछ किसानों की इस प्रकार की मनसा रहती है या जिज्ञासा रहती है कि साहब मधुमक्खी पालन हम करेंगे या हम सफल नहीं हो पाते हैं। यदि मन से करेंगे तो उसमें कोई बड़ी समस्याएं नहीं है। मधुमक्खी पालन करने से शहद तो हमें मिलता ही मिलता है, उससे संबंधित कई एक प्रोडक्ट रहते हैं जैसे कि मोम हो गया, प्रोपेलिस हो गया, और भी कई एक चीज़ें हैं वो हम लोग कर सकते हैं। और इसमें कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं रहती है। हम जहाँ भी जगह हमें खाली दिखती है उसके बॉक्स बने हुए आते हैं जो कि उसमें पूरा कंप्लीट परिवार रहता है मधुमक्खियों का। वो हम कहीं भी ले जाके कहीं भी जहाँ फ्लोरा रहता है, अभी जैसे आम की फसल, आम की बाहर आ रही है, आम में फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं। यदि हमारे किसी किसान ने मधुमक्खी पालन किया होता तो हम ये आम के फसल से भी हम लोग शहद है वो ले सकते हैं। इसमें हमें किसी भी प्रकार की बाहर की ज़्यादा लागत नहीं आती है और बहुत अच्छा सफलतापूर्वक हम लोग मधुमक्खी पालन अपने शाजापुर में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमें सर ने बताया, कोई भी नई तकनीक हो, कोई भी नई खेती का प्रकार हो, किसान भाइयों को सर एक शुरुआत में संशय रहता है, लेकिन जैसे कि बताया यदि हमारे किसान भाई मन से करेंगे उस कार्य को, जैसे कि मधुमक्खी पालन नई खेती का प्रकार है, तो उनको आर्थिक लाभ होगा। और साथ में केवल शहद ही नहीं, और भी सर अन्य उत्पाद है जिनसे हमारे किसान भाई आर्थिक लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा एनजीओ से हमारे साथ एक मैम जुड़ी हुई हैं, उनसे जानना चाहेंगे एनजीओ के बारे में और क्या वह प्रश्न करना चाहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतू चौहान है और मैं सॉलिडरिटी एनजीओ से हूँ। हम लोग शाजापुर ज़िले में कृषि क्षेत्र में किसान भाइयों के साथ फील्ड पे काम करते हैं।
तो जब हम लोग किसानों के साथ फील्ड पे काम करते हैं तो देखने में आता है कि किसान भाई रासायनिक दवाइयों का भी प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही हेवी मशीनरी पे वो काम करते हैं। तो क्या कोई इस तरह का सेफ्टी टूल है जो किसान अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसको यूज़ कर पाए? जैसा कि मैडम का एक प्रश्न था कि हम लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और हम दिन प्रतिदिन खेती के अंदर रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, तो किसान को बहुत ज़रूरी होता है कि रसायनों का सुरक्षा के साथ में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका हैंडलिंग सही से नहीं किया तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, पशु पक्षी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एज ए पारिजात ने एक टूल्स बनाया है जो सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेफ्टी आप कैसे रख सकते हैं। आप जिस दरमियान कृषि रसायनों का उपयोग कर रहे हैं तो इस टूल्स का उपयोग करके, इस इक्विपमेंट का यूज़ करके आप अपना सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे कि बहुत सारे किसान जब इस्तेमाल करते हैं केमिकल का, तो हवा कभी कभी क्या होता है कि किसान ये ध्यान नहीं देते कि हम हवा की विपरीत दिशा में छिड़काव कर रहे हैं। तो हवा अगर विपरीत दिशा में होगी तो केमिकल हमारी आँखों में जा सकता है। तो उसके इस्तेमाल के लिए आप देखेंगे तो ये चश्मे का अगर इस्तेमाल किया जाए तो जो केमिकल हवा के माध्यम से आँखों में घुस सकता है वो केमिकल से इनको यहाँ पे सुरक्षा मिल सकती है। दूसरा, जब हम लोग रसायन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि स्टॉक सॉल्यूशन बनाते टाइम या फिर कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनकी हमको दुर्गंध आती है या छिड़काव के द्वारा हमारी नाक में या मुंह में या आँख में जाते हैं, तो उस समय पे हम लोग मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसान भाई के पास मास्क नहीं है तो अपने जो रुमाल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा की सही दृष्टि की अगर बात करें हम तो मास्क बहुत ज़रूरी, जिससे कि जो बारीक से बारीक बूंदें हैं वो भी नाक के अंदर नहीं जाएगी और वो अपने केमिकल का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं अगले किसान की तरफ और जानना चाहते हैं कि कहाँ से हैं सर आप और क्या नाम है? मेरा नाम मगन सिंह, मैं छपेड़ा से हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक देसी गाय से कैसे खेती की जाए, जीवामृत या इससे क्या लाभ है, मैं सर से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो पशुपालन पर आप आधारित कृषि करते हैं? जी सर। ठीक है सर, जवाब दीजिए हमारे किसान भाई का कि कैसे वह और अच्छे से खेती कर सके। जी बहुत बढ़िया, हमारे किसान भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये अभी के वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम लोग फोकस कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती इनका विषय है। पूछना चाह रहे हैं एक गाय से हम कैसे खेती कर सकते हैं, प्राकृतिक खेती। तो मैं बताना चाहूँगा कि केवल एक गाय ही हमारे 1 एकड़ के लिए खेती के लिए पर्याप्त है। अगर एक गाय दिन में 7 से 8 किलोग्राम गोबर देती है और 7 से 8 लीटर गौमूत्र देती है, तो हमारा एक ड्रम 200 लीटर का एक ड्रम लें, उसमें 180 लीटर पानी भरें और जो हमारा एक दिन का गाय का गोबर और गौमूत्र है, करीब उसमें 10 लीटर गौमूत्र और 10 किलोग्राम गोबर लगता है और उसके साथ 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 1 पाव मिट्टी, ऐसे हम 5 चीज़ों को एकत्रित करें और उसमें एक जो ड्रम हमने तैयार किया है 200 लीटर का, उसमें 180 लीटर पानी भर के उसमें अच्छी तरह से घोलें। और मिट्टी ऐसी जगह की होना चाहिए जहाँ पर कभी भी केमिकल का प्रयोग ना हुआ हो, या पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, उसके नीचे की मिट्टी हो। तो इस तरह की जगह से मिट्टी लाएं, वो कल्चर का काम करेगी। और जो हम गौमूत्र, गोबर और गुड़ और बेसन दे रहे हैं वो हमारे उस जीवाणु के लिए भोजन का काम करेंगे। तो इस तरह से हम जीवाणु को पहले कल्चर बनाएंगे, जीवाणु को बनाएंगे उसमें, जिसका नाम है जीवामृत। और उसको आप एक ड्रम अगर आप बना लेते हैं तो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। 8 से 10 पंप बनते हैं, उसको आप लगातार स्प्रे करें। और इस तरह अगर हम रोज़ अनुमान लगाएं कि रोज़ हम अगर 1 ड्रम बनाते हैं तो 30 एकड़ तक खेती कर सकते हैं। तो हम एक गाय से ही 30 एकड़ तक जा सकते हैं। पर अगर आप इतना नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो भी आप जो है 8-10 एकड़, आधा भी मान के चलें तो 8-10 एकड़ एक गाय से ही खेती कर सकते हैं। और इसमें सरकार का बहुत अच्छा फोकस है। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर GRM मोहवतिया सर के मार्गदर्शन में, जो हमारे केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोग जो है प्राकृतिक खेती,
पर पूरी तरह से जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं लगातार और प्रशिक्षण दे रहे हैं हमारे युवाओं को, युवा किसानों को, हमारे किसान भाइयों को जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। और जो किसान भाई का प्रश्न था शायद उनको उसकी जानकारी मिल गई होगी। और आगे हम लोग ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं तो वो प्रशिक्षण में भाग लेकर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 8 से 10 प्रकार की दवा हम लोग प्राकृतिक खेती के अंतर्गत बना रहे हैं जो पूरी तरह से जैविक और प्राकृतिक रूप से हम खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे किसान भाई जानना चाहते थे प्राकृतिक खेती के बारे में। बिल्कुल, रसायनों का जो प्रयोग आजकल हो रहा है और यह तो समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। अब ऐसे में इन रसायनों के उपयोग की वजह से भूमि जो है वह बंजर होती जा रही थी। बात है प्राकृतिक खेती की, तो जो पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक डॉक्टर साहब माने जाते हैं। तो ऐसे में उन पशुओं का उपयोग यदि हम करें, गौमूत्र या गोबर की जो बात हुई, तो वह एक लागत भी कम करेगा डॉक्टर साहब। एक तरह से खेती की लागत भी कम होगी और हमारे किसान भाई जो है वह अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले किसान की तरफ। युवा किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जानना चाहेंगे वह हमारे एक्सपर्ट से क्या जानना चाहते हैं। सर, अपना नाम और पता बताएं। नमस्ते, मेरा नाम विवेक सिसोदिया है। मैं ग्राम खेड़ी मंडलखा से हूँ। मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती से बीज उपचार कैसे किया जा सकता है। बीज उपचार के ऊपर प्रश्न है सर, जानकारी दीजिए हमारे किसान भाई। बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई का फिर से एक बार प्राकृतिक खेती का ही प्रश्न आया है जो कि बीज उपचार कैसे करें। तो इसके लिए प्राकृतिक खेती में बीज उपचार के लिए एक दवा हम लोग बनाते हैं, बीजामृत जी। बीजामृत दवा को घर में ही बनाकर घर के ही जो हमारी सामग्रियां हैं उससे आसानी से बना सकते हैं, जिससे आप जो है अपने प्राकृतिक खेती में या कोई भी बीज हो उसको बीज उपचार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए 100 लीटर पानी में 5 लीटर गौमूत्र, 5 किलोग्राम गोबर, 100 ग्राम चूना बिना बुझा हुआ, इसका प्रयोग करें। और गुड़ और बेसन आवश्यकता अनुसार करके तो जीवामृत, ये हमारा जीवामृत 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है। और इसमें जो है हम बीज उपचार करने के लिए पर्याप्त है। तो ये हमारे 100 किलोग्राम बीज के लिए बीज उपचार हो सकता है। और हमारे जो बीज की मात्रा है उसके अनुसार आप उसमें मिला के और बीज उपचार कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सतीश पाटीदार है। मैं शाजापुर ज़िले के टुकराना गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा सर लोगों से ये सवाल है कि हमारा किसान उन्नत कृषि के लिए कौन से नए कृषि उपकरण का यूज़ कर सकता है और उसके लिए अभी गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। किसान भाइयों नमस्कार। अभी हमारे ठुकराने के जो नवे किसान हैं उन्होंने कृषि यंत्रों से संबंधित बहुत बढ़िया प्रश्न किया हुआ है कि हम लोग भी जानते हैं खेती बाड़ी कृषि यंत्रों के बगैर संभव नहीं है। हमारा चाहे रबी का सीजन हो चाहे हमारा खरीफ का सीजन हो, सभी में हमारा कृषि यंत्रों का प्रयोग होता है। और कृषि यंत्रों के जो हमारे अलग अलग तरह के, चाहे हमारा हस्तचलित कृषि यंत्र हो, चाहे हमारे पशु चलित कृषि यंत्र हो, चाहे हमारे ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र हो, इसमें नए नए तरह के कृषि यंत्र हैं। जैसे हम लोग वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो हमारा नरवाई प्रबंधन एक प्रमुख समस्या है किसान भाइयों के लिए। इसके लिए जैसे गेहूं की फसल की कटाई चल रही है, कटाई के बाद में जैसे खासकर हार्वेस्टर से कटवाते हैं तो नरवाई का लगभग ये है कि हमारे खेत में जितना गेहूँ निकलता है उतना ही पोर्शन फसल अवशेष का खेत में रह जाता है। कई किसान भाई उसमें आग लगा देते हैं, इसके हमारे खेत में जो भी लाभदायक कीट हैं वो जल कर नष्ट हो जाते हैं, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। इसके लिए प्रबंधन के लिए किसान भाई आप लोगों को उसके बाद में कटाई के बाद में स्टार रीपर का प्रयोग करना है। स्टार रीपर से आपका भूसा का कलेक्शन भी हो जाएगा, जो भी हमारा 8 से 10% गेहूँ छूट जाता है वो भी हम लोगों को मिल जाएगा। स्टार रीपर के बाद में किसान भैया वो इसमें आधुनिक कृषि यंत्र है, रोटावेटर चलाइए, रोटावेटर से खेत में हमारा एक बार तैयार हो जाएगा। और जिन किसान भाइयों ने गहरी जुताई अपनी पिछली 2 साल से नहीं की है, 3 साल में एक बार हम लोग गहरी जुताई के बोलते हैं, गहरी जुताई भी आप लोग करिए। ये भी हमारा रिवर्सेबल MB प्लाउ से गहरी जुताई हो जाती है। और एक किसान भाई इस तरह का जो खरीफ का सीज़न हमारे आने वाला है, हमारे 2 लाख लगभग 60 लाख हेक्टेयर में शाजापुर ज़िले में हमारी सोयाबीन की खेती होती है। सोयाबीन के लिए भी हम लोग नए नए जो कृषि यंत्र हैं, जैसे हम लोग रेजबेड प्लांटर किसान भाइयों को बीच में ले जा रहे हैं, क्योंकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थिति हमेशा बनी रहती है, कभी बारिश कम होती है कभी ज़्यादा होती। तो ऐसे में हम लोग बुआई के जो आधुनिक कृषि यंत्र रेजबेड प्लांटर से हम लोग यदि बुआई करते हैं तो इसमें चाहे बारिश ज़्यादा हो तो उसमें हमारा जो अच्छी नाली बनती है उनसे अच्छा जल निकास हो जाता है, जिससे हमारी सुरक्षित रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश कम होती है तो बरसात के सीजन में जो नालियाँ रहती हैं और मेड़
पे हमारी फसल रहती है, नमी का संरक्षण बहुत बढ़िया रहता है। तो रेजबेड प्लांटर से बोने से ही, चाहे हमारा सोयाबीन लगाए, चाहे खरीफ का कोई भी फसल लगाए, उससे हमारा उत्पादन 25 से 30% ज़्यादा मिलती है। इस तरह के जो नए नए कृषि यंत्रों किसान भाई आप लोगों को प्रयोग में लाना है। किसान भाइयों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक नए विषय के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।